नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर अब कुछ दिन शेष हैं, तो इसको लेकर तमाम चर्चा के लिए आज मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री नेहा धवन, उनसे बातचीत करते हैं। ऐलनाबाद भी जाकर आए हैं कि किस तरह का रुझान है। मैडम, स्वागत है आपका प्रेस वार्ता एक नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी। मैडम, आप ऐलनाबाद के ग्राउंड पे गए हैं, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? मोहित जी, ऐलनाबाद की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वो गोविंद कांडा जी के साथ जा रही है और वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो हमारी गठबंधन की सरकार है जेजेपी के साथ में, और उस सरकार के साथ वो भागीदारी अपनी निभाना चाहते हैं। और 3 साल की जो कार्यकाल उनका बच चुका है और उसमें वो अपने हलके में, ऐलनाबाद के हलके में विकास करवाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मैं ऐलनाबाद मंडल के लगभग 50 बूथों पर जा चुकी हूँ और बूथ की कमेटी से मिल चुकी हूँ, कार्यकर्ता बंधुओं से मिल चुकी हूँ, चाहे वो जेजेपी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ। उसके साथ साथ हम गांव वालों से भी मिले हैं। उन 50 बूथों पर जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा रुझान है और हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। उम्मीद है कि जितने चंद दिन जो बचे हैं उन दिनों में हम और अपनी पार्टी का ग्राफ जो है, अपने पार्टी की तरफ समर्थन का ग्राफ, अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा जी के प्रति और समर्थन जुटा पाएंगे। मैडम, ऐलनाबाद जो है हमेशा से एनएलओ का गढ़ रहा है। अभय सिंह चौटाला के पिता की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला भी पहले उपचुनाव वहाँ से लड़े थे और जीते थे। उसके बाद से ही कड़ी ये चलती आ रही है, अभय सिंह चौटाला खड़े होते हैं और जीतते हैं। और इस बार भी उन्होंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था, ये कहकर कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊँगा। लेकिन एकदम से उसका डिसीजन आता है वो चुनाव लड़ने का। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मोहित जी, आप सबके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ ऐलनाबाद की जनता को ही नहीं, पूरे सिरसा ज़िला की जनता को। आपके ऐलनाबाद के अगर हम चुनाव को देखते हैं तो लगभग 14 बार यहाँ असेंबली के चुनाव हो चुके हैं। 14 में से 11 बार असेंबली के जो चुनाव हैं वो चौटाला परिवार के सानिध्य में लड़े गए और 11 बार में से उनकी जितनी बार जीत हुई है आपको मालूम है। 11 विधानसभा सत्र अगर हम सालों में कन्वर्ट करते हैं तो 55 साल बनते हैं। 55 सालों से जिस हलके की जनता, जिस ज़िले की जनता उनको सपोर्ट करती आ रही है, क्या अभय सिंह जी के लिए ये नई बात थी कि वो अपना विधायकी से इस्तीफा देंगे? और उसके बाद क्या उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर उपचुनाव होगा? उन्हें मालूम था उपचुनाव होगा। क्या वो ये सीट खाली छोड़ सकते थे किसानों के लिए? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने उनके हित के लिए, वो कहते हैं कि उन्होंने उनके हित के लिए इस्तीफा दिया था, तो वो अपना सत्ता से प्रेम छुपा क्यों नहीं पाए? वो अपने सत्ता से प्रेम छोड़ क्यों नहीं पाए? क्या पूरी तरह से उनके मन में सत्ता के प्रति जो प्रेम है वो नहीं छूटा था? मैं पूछना चाहती हूँ अभय सिंह जी से, क्या वो इस बार अपनी विधानसभा को खाली नहीं छोड़ सकते थे? किसी और के लिए छोड़ देते? किसानों के प्रति अपना स्नेह दिखाना चाहते हैं तो इस बार वो छोड़ देते। मैडम, प्रत्याशियों की बात करते हैं। पवन बेनीवाल की बात करें, गोविंद कांडा की बात करें या उनके भाई गोपाल कांडा की बात करें, गोपाल कांडा और पवन बेनीवाल दोनों ही पहले अभय के साथ रहे हैं, तो क्या लगता है किस लेवल की ये टक्कर रहेगी? देखिए, टक्कर तो मैं इतना कहूँगी कि हमारा काम है चुनाव के दिनों में अपनी बात को जनता तक पहुँचाना। हम क्या उद्देश्य लेकर उनके पास जा रहे हैं, वो उद्देश्य है कि सरकार के साथ आपके जो बचे हुए 3 साल हैं वो सरकार के साथ अपने विकास में भागीदारी डलवाइए। और हमारे पास में एक उद्देश्य ये भी है कि कहीं भी कोई राजनीतिक गढ़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एरिया में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मोहित जी, आप और ये इंटरव्यू देखने वाले सभी दर्शक इस बात के से वाकिफ़ हैं कि उनका कितना दबदबा और राजनीतिक दबाव गाँव वासियों पर रहा है। लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में किसी के भी राजनीतिक सामाजिक दबाव को जनता नहीं मानती, लेकिन अभी तक उनका चलता आया है। तो ये मौका है ऐलनाबाद की जनता के लिए कि उस तरह के किसी भी तरह के दबाव को वो चुनौती दे सकते हैं, उसको वो दूर कर सकते हैं और इस बार अपने मनपसंद प्रत्याशी को अपने मनपसंद संगठन के साथ, भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ खुलकर आ सकते हैं। मुकाबले की बात की जाए तो आपने तो चलो सर्वे भी किया है, तो आप क्या मानते हैं कि गोविंद कांडा का मुकाबला बेसिकली किसके साथ देखा जाए, अभय के या पवन के? देखिए, मैं सिंपल यहाँ पर एक ही बात कहूँगी कि अभय जी का ये जो है अपना घर रहा है, तो उनका यहाँ पर वोट बैंक जितना भी है उनका समर्थन है
उनके साथ में हमें अपनी बात को मुझे लगता है कि उनके साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पवन बेनीवाल जी का मुझे नहीं लगता कि इतना गांव में भी उनके प्रति रुझान बहुत कम दिखा है, और गोविंद जी के साथ में हमें गांव की जनता जाती हुई दिख रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चेंज चाहते हैं कि इस बार हम एक नया जो माहौल है वो अपने एरिया में चाहते हैं। फिर माना जाए कि इस बार जो है एलनाबाद में कमल खिलेगा? एलनाबाद में कमल खिलेगा और जजपा और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीतेगा। तो मैडम, किस तरह के काम की बात की जाए कि हर बार ये चर्चा भी की जा रही है, हर बार प्रचार भी किया जा रहा है कि एलनाबाद की जो सीट है वो सीधे तौर पर सरकार में भागीदारी होगी, एलनाबाद से जो भी जीतेगा उसकी सरकार में होगी। तो ये माना जाए कि गोविंद कांडा अगर एलनाबाद का ये चुनावी रण जीत लेते हैं तो उसे कोई मंत्री पद मिलेगा, या किस तरह से सरकार में भागीदारी या कैबिनेट में किस तरह का रहेगा, ये सवाल रहता है लोगों को। सरकार में भागीदारी का मतलब है कि सरकार जिन हलकों में विकास करवाती है, वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारे डिप्टी सीएम जो हैं माननीय दुष्यंत जी के नेतृत्व में चल रही है इस समय हरियाणा के अंदर, वो सभी हलकों का विकास समान रूप से करा रहे हैं। समरसता का भाव है, हम हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर चल रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस हलके में हमारा प्रत्याशी नहीं है, हमारे संगठन का प्रत्याशी नहीं, उम्मीदवार नहीं है। उस हलके में भी हमने उतने ही विकास के काम किए, उतना ही बजट उनको पास कराया है। चाहे वो पंचायतों की बात हो, पंचायत के लिए भी समान रूप से पूरे हरियाणा में हमारे यहाँ से फंड्स रिलीज़ हुए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैं आपको एक बात यहाँ ध्यान दिलाने चाहूँगी मोहित जी कि आपने अगर पिछले दिनों जब से आप जर्नलिज्म में हैं तब से अगर आपने अपने एलनाबाद के कुछ गाँव में विज़िट किया हो, इस चुनाव से कुछ साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 50 बूथ पर विज़िट किया है और मैंने ये जाना है उन बूथ पे विज़िट करके कि इन कुछ गाँव की, जैसे शाहपुरिया है, मुसुरानिया है और मोजू की ढानी है, इन सब गाँवों में, इसमें और नाम भी हो सकते हैं, मैं क्योंकि बाहर से आती हूँ तो नाम कुछ भूल भी सकती हूँ। इन गाँवों में जो गाँव की कच्ची गलियाँ थी वो पक्की गलियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, यानी कि हमारे कार्यकाल में हुई हैं। हमारे कार्यकाल में कौन विधायक थे एलनाबाद के, यानी कि वो हमारे संगठन के विधायक नहीं थे, फिर भी उन गाँव की गलियों को पक्का हमारी सरकार ने करवाया है। तो जब यहाँ पर विधायक भी हमारे ही संगठन के होंगे तो यहाँ पर विकास कितना होगा? बिल्कुल पूरा ही होगा जी, बिल्कुल पूरा होगा। और ये विश्वास मैं एलनाबाद की जनता को दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो हमारे प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा जी के साथ जाएंगे तो आपके जो भी भविष्य के काम है, चाहे वो गांव में खंभों का काम है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था का काम है, पानी की व्यवस्था का काम है, गलियों की व्यवस्था का काम है, या अन्य कोई भी काम है, जिम की व्यवस्था है, खेल परिसर बनाने की व्यवस्था है, ये सब आपके एरिया में करवाए जाएंगे। मैं एक चीज़ और आप सबसे साझा करना चाहूँगी कि 11 बार चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ना, उसमें सरकार भी बनाना, मुख्यमंत्री भी रहना, विधायक कई बार रहना, यानी कि 55 साल राज में रहने के बाद भी अगर उनके रिपोर्ट कार्ड में उनके गांव की गलियां पक्की नहीं हैं, 55 सालों के कार्यकाल में उनके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप सोच सकते हैं क्या इन 3 सालों में वो किसी के भी हितैषी और बन सकते हैं? बिल्कुल। मैडम, एक बात और है, अभय सिंह चौटाला जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मेन पर्पस ये कहते हैं कि मेरी जो लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ है जो कृषि कानून के पक्षधर हैं, यानी जो किसानों के खिलाफ हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है पवन बेनीवाल, वो इस चीज़ को लेकर प्रचार कर रहे हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, मैं किसान हूँ, हमने कृषि कानून रद्द करवाने हैं। तो बेसिकली लड़ाई है। आपका जो संबोधन है वो इस बात से होता है कि ये जो एलनाबाद की सीट है सरकार में साझेदार होगी तो एलनाबाद में विकास होगी। तो एलनाबाद की जो जनता कहीं ना कहीं उलझ के रह जाती है कि कौन किसानों का हितैषी है, कौन किसानों के खिलाफ है, और दूसरा कि क्या कृषि कानून इस पूरे एलनाबाद चुनाव पर इफेक्ट डालेंगे किसानों का आंदोलन। मोहित जी, अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि दर्शकों को मेरी बात समझ भी आएगी और मेरी बात से वो सहमत भी होंगे और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। भारतीय परिवेश एक ऐसा परिवेश है जो पुरानी रूढ़िवादिता और पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ समाज है। हमारे समाज में जब पहली बार बिजली आई थी, जब घरों में लाइट, बल्ब की रोशनी जलाई गई थी, तो बहुत से गांवों में बिजली का विरोध हुआ था कि बिजली के कनेक्शन नहीं लगवाने।
बल्ब नहीं लगवाने। जब पैकेट्स में पानी बिकने लगा था, बिस्लेरी की बॉटल्स जो हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी बिकने लगा था, तो हमारे बहुत से समाज ने उसका विरोध किया था। लेकिन आज गांव के लोग भी बिस्लेरी की बोतल को हाथ में रखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी की व्यवस्था वहीं से होती है। कोई भी नया बदलाव आता है उसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट आई थिंक वो सबसे पहले दिखते हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट पे हमारा ध्यान बाद में जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को यही बात कहना चाहूँगी कि एक बार ठंडे दिमाग से आप इन कृषि कानूनों के पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखिए, क्योंकि इन बिलों में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर देखा जाएगा तो माहौल में ज़रूर परिवर्तन आएगा, और आपको भी लगेगा कोई भी सरकार किसी भी तरह के कानून बनाती है तो विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाती है। उसके लिए पहले प्री रिसर्च होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी उसका वक्त लगता है। कहीं पर मॉडल चलाया जाता है, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ से जो फीडबैक आता है फिर परिवर्तन किए जाते हैं, फिर उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इतनी इनिशियल स्टेज पे जो इसका विरोध किया जा रहा है वो केवल और केवल राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब जीएसटी आया था, बहुत सारे व्यापारियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका भी विरोध करने की सोची थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद जब आप सबको पता चला कि क्या इससे चोरी बच रही है, टैक्स बच पा रहा है, नहीं बच पा रहा है, फिर बाद में सभी व्यापारियों ने सोचा कि इससे देश की जो है विकास होगा, देश की इम्प्रूवमेंट होएगी, इसका लेटर ऑन इसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए उन्होंने समर्थन में इसको अपनाना शुरू कर दिया। और आज जीएसटी हर कोई अपना रहा है। आप देखिए छोटे दुकानदार भी जीएसटी अपना रहे हैं, छोटे छोटे जो बिज़नेस करते हैं वो भी जीएसटी नंबर लिए हुए हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जीएसटी के समय में देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कृषि बिल को समझने के लिए। जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस वक्त कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी जो है इनिशियल डेज में पूरे साल भर में 20 दिन के लिए ओपन की गई थी। मेरी विधानसभा हांसी पड़ती है और मेरी विधानसभा के कुछ किसान मिलकर मेरे पास मिलने के लिए आए थे और एक एप्लीकेशन लेकर आए थे कि इसमें जो है 20 दिन के लिए सब्सिडी ओपन की गई है, लेकिन जिन 20 दिनों का उसमें वर्णन किया गया उन 20 दिनों में किसान के पास में पैसा नहीं रहता, क्योंकि फसल उस समय खेत में खड़ी होती है, तो जब तक वो कटेगी नहीं और बाज़ार में नहीं जाएगी तब तक किसान के हाथ में पैसे नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि इन 20 दिनों का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भी लिख कर भेजी, और जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वे था, उसका एक स्पेसिफिक जगह थी, वहाँ मैंने उस बात को पहुँचाया। और एक राष्ट्रीय अधिवेशन, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर माननीय कृषि मंत्री, राष्ट्रीय कृषि मंत्री जी थे, और जीएसटी के जो रिसर्चर थे, जो अधिकारी थे, वो भी वहीं थे। उनकी प्रेजेंस में उस दिन इस बात को घोषित किया गया कि जीएसटी केवल 20 दिनों के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी ओपन रहेगी। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फीडबैक जो आता है, जो फीडबैक आता है जनता से, उसमें फेरबदल भी किए जाते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव की साक्षी मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। तो कृषि बिलों के अंदर भी जो कोई भी खामियां अगर रहेंगी इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको हम दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे। ऐलनाबाद उपचुनाव को प्रभावित करेगा ये किसान आंदोलन? देखिए, ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के अंदर का एग्जाम्पल है। चुनाव का टाइम है, लेकिन जिसको आंदोलन करना है, जिसको समर्थन देना है, वो लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा है। हमारी सरकार ने किसी को दबाने की कोशिश नहीं की। मैं आप के पत्रकार बंधु के माध्यम से पूरी जनता से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐलनाबाद चुनाव में इस वक्त एट प्रेजेंट सिचुएशन में बीजेपी की सरकार मान लीजिए नहीं होती, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती या आईएनएलडी की सरकार होती, जो पुराने टाइम में कांग्रेस और आईएनएलडी की सरकारें चलती थी, तो क्या उस समय इस लोकतांत्रिक समाज का एग्जाम्पल दिया जा सकता था? कोई आंदोलन कर सकता था? दमनकारी सरकारें चलाई हैं इन्होंने। आंदोलनों को किस तरह से दमन करते थे, किस तरह से लाठी चार्ज करते थे, ये आप सब जनता मुझसे ज़्यादा जानती हैं, मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ इस वक्त बीजेपी की सरकार है, जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है। हमने आपको आपके लोकतांत्रिक राइट्स दिए हुए हैं, आपके अधिकार आपके पास हैं, हमने किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया। बिल्कुल।
तो ये थी नेहा धवन जिससे हमने विशेष बातचीत की है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मैडम की ये बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।